Hi everyone, in this video we are going to discuss lesson number 11 इलेक्ट्रिसिटी। इस लेसन की शुरुआत हमने लास्ट वीडियो में की थी जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पे हम बस 2 मिनट में रिविजन करेंगे उसका। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो चार्ज होते हैं वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं और इसी फ्लो को हम कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ है। जो भी आपके कंडक्टर्स है अलॉन्ग विद द अदर कंपोनेंट्स एक क्लोज्ड लूप जब बनाते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा कहते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, यू कैन गो थ्रू इट। देन हमने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखा था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका यूनिट कूलम होता है, टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका यूनिट सेकेंड्स होता है, और आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका यूनिट एम्पियर होता है। तो हमने देखा था किस तरह से 1 एम्पियर का करंट जब फ्लो होता है किसी सर्किट के अंदर तो हम उसके अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड। तो हम कहते हैं कि सर्किट के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। उसके साथ साथ हमने स्मॉलर यूनिट्स देखे थे करंट के, जैसे कि मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। दोनों की वैल्यूज जो है यहाँ पे गिवन है, यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल। Then this is the symbol of bulb, this is the symbol of ammeter, this is symbol of key जिसको हम switch कहते हैं, and this is the symbol of battery जो कि combination of cells होती है। अब बल्ब जो है वो इंडिकेशन है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। एमीटर एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम करंट को मेजर करते हैं। जो की है ये सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए यूज की जाती है, जिससे हम सर्किट में जो हमें पूरी सर्किट है उसके अंदर के करंट को हम स्टॉप या ऑन कर सकते हैं। बैटरी या जो सेल की हम बात करते हैं इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करना। अगर हमने बैटरी सर्किट में नहीं लगाई है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको पुश नहीं मिलेगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। इस करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको एमीटर कहते हैं। ओके, तो दिस आर ऑल द कंपोनेंट। और ये जो आपका क्लोज लूप आपको दिख रहा है जहां से बहुत सारे कंडक्टिंग वायर्स और कंपोनेंट से बना है, इसी को हम कहते हैं सर्किट। ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं डिटेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टर के अंदर तभी फ्लो करते हैं जब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर का अगर डिफरेंस है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पॉइंट से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है जिसके हेल्प से एक्सप्लेन किया है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे गिवन है कि वाटर जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से फ्लो नहीं होगा। अगर एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब हमने यहाँ पे रखी है और उसके अंदर अगर पानी है, राइट, तो वो जो पानी है वो फ्लो नहीं करेगा अगर वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। लेकिन अगर एक जो एंड है, इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द टैंक, एक को अगर हमने टैंक पे ऊपर कनेक्ट किया है जो कि हायर लेवल पे है, सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। अब क्या हो गया कि ट्यूब एक साइड से हायर लेवल पे है और दूसरे साइड से लोअर लेवल पे है, तो अब एक हाई प्रेशर पे हुआ है और एक लो प्रेशर पे, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है जिसके वजह से अब जो पानी है, जो वाटर है, वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा टू दी अदर एंड ऑफ द ट्यूब। और इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है उसको हमने कहा फ्लो ऑफ वाटर। सिमिलरली जो चार्जेस है उनको फ्लो करने के लिए वायर के अंदर से फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ना जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन है कि we define the electric potential as potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as work done to move the unit charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने के लिए जो वर्क परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बाय दिस डेफिनेशन फॉर्मूला जो है पोटेंशियल डिफरेंस का वो बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं विल बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। So potential difference represented by V, work done upon charge, work done represented by W, and charge we already know it is represented by Q। अगर हम इसके यूनिट्स देखें तो वर्क जो है उसका यूनिट होता है जूल्स,
चार्ज का यूनिट हमें ऑलरेडी पता है, इट इज कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको वोल्ट में मेजर करते हैं, वोल्टेज में मेजर करते हैं। तो 1 वोल्ट अगर हम बात करें यूनिट के हिसाब से, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब 1 जूल ऑफ वर्क किया गया हो और उस वर्क करते वक्त 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। तो अगर किसी सर्किट के अंदर चार्ज को 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चार्ज को 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है तो उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आई होप पोटेंशियल डिफरेंस दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, राइट। एंड ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। जैसे हमने एमीटर देखा था, करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं और उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ये एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इस तरह से वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो सर्किट में देखते हैं हम किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है। उसके पहले सिंबल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है 1 वर्टिकल पॉजिटिव, अगर बड़ी वर्टिकल लाइन है दैट इज पॉजिटिव एंड स्मॉल वर्टिकल लाइन इज नेगेटिव। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करें, यहाँ पे 3 सेल्स को कंबाइन किया है तो इसको हम बैटरी कहेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स। प्लग की ओपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और प्लग की क्लोज इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं विद अ डॉट इन इट। अगर वायर जॉइंट है तो इस तरह से डॉट रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, लेकिन अगर वायर जॉइंट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं, तो इस तरह से सिंबल से हम सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब हमने अभी देखा, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस जो है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देन वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी चेंज होने वाला जो रेजिस्टेंस है जिसको रियोस्टैट कहते हैं, दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। एमीटर वोल्टमीटर अभी हमने देखा, एमीटर ए प्लस माइनस, वोल्टमीटर वी से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस माइनस, राइट। नाउ इसमें ये जो रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं ये जो आर की वैल्यू है वो आएगी ओम्स लॉ से। तो लेट्स सी द ओम्स लॉ। तो हमने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब चार्जेस फ्लो होते हैं। तो वायर के अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन इन चार्जेस को फ्लो करने के लिए जरूरी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान से, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो रिलेशनशिप जो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा करंट, राइट। जितना ज्यादा फोर्स रहेगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 2 पॉइंट के बीच में, उतना ज्यादा ही वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना करंट वहां पे बनेगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओम्स लॉ, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है प्रोवाइडेड कि जो कंडीशंस है, जैसे कि लेंथ है वायर का, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टेम्परेचर है कंडक्टर का, ये सब कांस्टेंट है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। ओम्स लॉ कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट को जो उसमें से पास हो रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम इसको कहते हैं ओम्स लॉ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I के साथ, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं R, जो कि रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको याद है, इसके पहले हमने अभी देखा था चार्ट में रेजिस्टेंस R की बात हो रही थी। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अगर कोई वायर है और उस वायर के अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो सकते हैं, राइट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहा है। सो V इज प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो हमें पता है कंडक्टर जो है मतलब एटम से बना है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं।
यहाँ पे हम जो चार्ज की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आयंस प्रेजेंट है इस कंडक्टर के अंदर वो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी अपोज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं वायर के अंदर बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो देयर आर सम पॉजिटिव आयंस जो कि प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर एंड दे आर ट्राइंग टू अपोज दैट फ्लो। और ये जो अपोजिशन प्रोवाइड हो रहा है कंडक्टर के अंदर, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो भी चार्ज है उसके फ्लो के अपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो इट इज बीन सेड दैट कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना V है उतना ही I है। V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, लेकिन सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज देयर एंड दैट्स व्हाई दैट कांस्टेंट वैल्यू इज बिकम्स R ओवर हियर। तो हमारा ओम्स लॉ बनता है V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R। तो बहुत फेमस इक्वेशन है, आपको याद करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R। उसी को यहाँ पे चार्ट में रिप्रेजेंट किया है हमने। यहाँ पे करंट लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस लिया है वाई एक्सिस के ऊपर। जैसे जैसे के अंदर जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मोर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर द करंट एंड इट इज प्रोपोर्शनल। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो ग्राफ हमारा बनता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे बनता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को। ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। यहाँ पे जो नया टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है रेजिस्टेंस, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट होता है ओहम्स। ओके, सो अगर हम R की बात करें V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R, तो R बन जाएगा V अपॉन I कुछ इस तरह से। एंड V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट है वोल्ट। I यानी करंट, उसका यूनिट होता है एम्पियर। तो जो R है उसका यूनिट होता है ओम्स, 1 ओहम। तो हम कहेंगे 1 ओहम रेजिस्टेंस तब है जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के अंदर और 1 एम्पियर का करंट वहां पे फ्लो हो रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओहम का रहेगा। इस 1 ओहम को सिंबल से रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कहते हैं ओमेगा। तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है दिस इज सिंबल ऑफ ओमेगा, राइट। इफ यू रिमेंबर वोल्ट इज अ यूनिट, इसका सिंबल है स्मॉल v। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट, इसका सिंबल है कैपिटल A। वैसे ही ओहम जो है इट इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका अगर सिंबॉलिकली हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसका सिंबल होता है ओमेगा। अब तक हमने 3 फॉर्मूलेज यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। पहला था हमारा करंट, दैट इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ करंट। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, तो ये सिंबल हो गए आपके फॉर्मूले के। पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी ओम्स लॉ हम बात कर रहे हैं, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय R, राइट। These are all the formulas and these are the symbols of the quantities. अगर हम इनके यूनिट्स की बात करें तो इनके यूनिट के फॉर्मूलेज बनेंगे। करंट का जैसे होता है एम्पियर, तो ये बनेगा 1 एम्पियर। नाउ A जो है A इज द यूनिट का सिंबल, एम्पियर का सिंबल। एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो उसका सिंबल होता है C। वैसे ही सेकेंड्स इज अ यूनिट ऑफ टाइम, सो उसका सिंबल होता है स्मॉल s। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो इसका यूनिट होता है वोल्ट और सिंबल है V। वर्क डन का यूनिट होता है जूल और उसका सिंबल है J। चार्ज अगेन उसका सिंबल होता है C, कूलम। वैसे ही अगर यहाँ पे हम देखें तो यही पे गिवन है रेजिस्टेंस जो है 1 ओहम। इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी लाइक 1 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे 1 एम्पियर, मतलब A विल बी इक्वल्स टू 1 ओहम, यानी उसका सिंबल ओमेगा, राइट। तो सिंबॉलिकली हम इस तरह से उसको लिखते हैं यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया। रेजिस्टेंस के अलावा यहाँ पे आपने देखा था इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट, ये क्या है? रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम सर्किट के अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कैसे करेंगे? ये तो अपोजिशन है,
तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ आयंस की वजह से नहीं होता है, रेजिस्टेंस कुछ और दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर आपकी लेंथ हमने कंडक्टर की बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हम बात करें, ये जो थिकनेस है इसको अगर हम कम या ज्यादा करते हैं तो उसके हिसाब से भी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होता है। तो ये जो आर है, जो हम रेजिस्टेंस, जो अपोजिशन की बात कर रहे हैं, ये अपोजिशन कुछ और दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब कंसेप्ट आता है कि अगर हम दूसरे फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको अगर हम सर्किट में कम ज्यादा करते हैं तो जो डिवाइस है उस डिवाइस के हेल्प से एक्चुअली हम लेंथ को कम या ज्यादा करते हैं, और उसी के हेल्प से हम सर्किट के अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो रियोस्टाट एक ऐसा डिवाइस है, कुछ इस तरह से होता है रियोस्टाट। यहाँ पे एक नॉब होता है, ठीक है, और यहाँ पे लूप होता है, इस तरह से वायर होते हैं, ठीक है, और इसको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो ये नॉब को अगर आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो करंट जब यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो इतना जो ये वायर है ये ऐड हो गया आपके सर्किट के अंदर। पहले इतना ही वायर था, राइट। जब आपने यहाँ पे इस तरह से ये डिवाइस लगाया और नॉब को यहाँ रखा तो अब क्या हो रहा है ना, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस वायर के अंदर से ऐसे जा रहा है इस नॉब तक और फिर ऐसे जा रहा है। तो अब आपने क्या किया कि वायर जो है आपका कंडक्टर जो है उसकी लेंथ अब बढ़ गई। तो लेंथ बढ़ गई मतलब क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस फैक्टर्स डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप सर्किट की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो आप सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। तो इस रियोस्टैट के हेल्प से आप क्या कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ, एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ यू आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। तो रियोस्टैट क्या कर रहा है, रियोस्टैट रेजिस्टेंस को वैरी कर रहा है, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, रेजिस्टेंस को कम कर सकता है। अगर इस नॉब को आप यहाँ लेके जाओगे तो अब ये वायर जो है वो इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ इतना ही एक ही लूप ऐड होगा। तो आपने क्या किया, पहले के कंपैरिजन में भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि लेंथ कम हो गई है, राइट। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस डिपेंड डायरेक्टली ऑन द लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप थिकनेस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। जैसे कि अगर आप दो वायर की बात करो, एक वायर जो है उसका लेंथ है L और दूसरा वायर है उसका लेंथ है 2L, ठीक है, और थिकनेस सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है, और ये दोनों जो है वो सेम मटेरियल से भी बने हैं, कंडक्टिंग मटेरियल जो है कॉपर से बने हैं दोनों, राइट। तो आइडियली अगर आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर दोनों वायर के अक्रॉस सेम लगाया और सर्किट बनाई तो आइडियली क्या होना चाहिए कि दोनों के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने सेम लाया। ओम्स लॉ कहता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही करंट फ्लो होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। सो इफ टू कंडक्टर्स आर देयर, दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल से बने हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप सेम लगा रहे हो तो करंट सेम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक कंडक्टर का लेंथ L है, दूसरे का ट्वाइस L है, और रेजिस्टेंस L के ऊपर डिपेंड करता है, तो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा रहेगा, जो सेकंड वाला है वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। दोनों का कंडक्टर सेम है, दोनों का थिकनेस सेम है, दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सेम है। तो बिकॉज द लेंथ इज मोर, रेजिस्टेंस विल बी मोर। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि हमने कंडक्टिंग वायर लिए, दोनों का लेंथ जो है वो है L, दोनों का लेंथ अभी हमने सेम लिया L, इसका भी क्या है L है, राइट। लेकिन इसका थिकनेस जो है ये थिक है, दिस इज थिकर, एंड ये जो वायर है ये थीन है, ठीक है, इतना ले लेते हैं, ये जो है ये पतला है। अब इस केस में अगर आप देखो दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन दिस इज थिन, दिस इज, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। दोनों का मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल से बना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी प्रेजेंट है वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, वो सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अंदर हमने सेम लगाया है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना करंट।
तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे भी V है, लेकिन क्योंकि इसका थिकनेस कम है, इसका थिकनेस ज्यादा है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस रहेगा वो बताओ किस में ज्यादा रहेगा। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना थिकनेस ज्यादा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, उतना रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो जितना ज्यादा थिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर A ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, राइट। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं रो, रेजिस्टिविटी। ये जो रो है ये मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल है कि आपका जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टिंग वायर है, ये कौन से मटेरियल से बना है उसके ऊपर, और ये फिक्स है, ठीक है। जो रो है इसकी क्वांटिटी जो होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है जिसको हम बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है? क्योंकि रो इज नथिंग बट द नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल क्या है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, आयरन है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी मटेरियल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से एटम्स उसके अंदर रहेंगे, ये फिक्स है। कॉपर के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के अंदर रहेंगे, ये फिक्स है। एल्यूमिनियम के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दैट इज फिक्स। दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। तो अगर आप देखो कि जैसे हमने यहाँ पे बात की कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड A एंड रेजिस्टिविटी, दोनों मटेरियल अगर सेम, मतलब रेजिस्टिविटी अगर सेम है तो लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर दोनों मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि हमने एक वायर लिया जिसका लेंथ है L, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। लेंथ कितना है? L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A, ठीक है। अब देखो थिकनेस भी सेम ली हमने और लेंथ भी सेम लिया, और इसके अंदर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कितना है? V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना करंट। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो I भी आपको कितना रहना? सेम। तो व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? क्या रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा, किसमें कम या किसमें ज्यादा रहेगा? आइडियली देखें तो रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। लेंथ तो हमने सेम ली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम लिया है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने सेम प्रोवाइड किया है तो करंट सेम ही होना चाहिए। लेकिन इस केस में ये जो दो वायर हमने लिए हैं ये दो डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, एक है कॉपर और दूसरा है एल्यूमिनियम। क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है, कॉपर की रेजिस्टिविटी और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर से सेम नहीं रहेगा। अब देखो रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड है, दोनों सेम लिए हैं, लेकिन दोनों अगर डिफरेंट मटेरियल के हैं, आपके जो कंडक्टर डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के यानी मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मटेरियल अगर डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंट रहेगा। आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट। और ये जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट होता है ओहम मीटर, ठीक है, इसको डिराइव कर सकते हैं हम, ये कैसे आया, ओके। आई होप रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज क्लियर टू यू। सो रेजिस्टिविटी के यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन है। कंडक्टर्स जो होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, फिर रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तो जितना कम अपोजिशन रहेगा उतने ज्यादा अच्छे कंडक्टर वो है। तो सिल्वर, कॉपर सबकी रेजिस्टिविटी की वजह से, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो दो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेंगे, लेकिन क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है तो ये अच्छे से कंडक्ट करेगा, इसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा, और एल्यूमिनियम में रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ओके। सो फ्रॉम दिस चार्ट यू कैन सी द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी। वैसे आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दी रहेगी या फिर आपको निकालने आती होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमें फॉर्मूला बना है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अगर इससे हम यूनिट की बात करें तो हमें पता है रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो ओम होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में, राइट। तो मीटर स्क्वायर मीटर कैंसर, यहाँ पे मीटर बचा नीचे, ये मीटर इधर जाएगा तो बनेगा ओहम
मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट बनता है ओहम मीटर। यहाँ से इस तरह से डिराइव किया गया है ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। किस तरह से रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है वो ओहम मीटर आता है, राइट। सो रेजिस्टिविटी जो है, बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर से वेरी करेंगे। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप रिवर्स करें, पॉज करें और फिर से देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक। ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू गो थ्रू दिस। In the next video, we are going to see the next topic of this, that is resistors in series and parallel combination. Thank you.